सभी को नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, प्राप्यों का प्रबंध। वर्तमान में जो प्रतिस्पर्धा का युग है उसके अंदर हर बिजनेसमैन या हर प्रोड्यूसर या हर उत्पादक ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। लेकिन प्रतियोगिता युग में ये पॉसिबल नहीं है कि हम केवल नकद बिक्री करके हमारे सेल्स को बढ़ा लें, हमारे प्रॉफिट को बढ़ा लें। तो कभी कभी उत्पादक को उधार बिक्री करनी पड़ती है। वो अपने लाभ बढ़ाने के लिए उधार बिक्री करता है। अब जब वो उधार बिक्री करता है तो उस वापस पैसे आने में कुछ टाइम लगता है। एक तरफ उसके लाभ में वृद्धि होती है, लेकिन एक तरफ क्या होता है, उसकी देयता भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अब इस चीज़ का मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का जब हम अध्ययन करते हैं उसको बोला जाता है प्राप्यों का प्रबंध, यानी जो राशि हमें प्राप्त होने वाली है उसका प्रबंध करना। ये कहलाएगा आपका प्राप्यों का प्रबंध, रिसीवेबल मैनेजमेंट्स। तो हेडिंग लगाइए आज की, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल अर्थात प्राप्यों का प्रबंध। प्राप्य क्या होते हैं? प्राप्य एक तरह से जो फर्म की देयता है जो वो प्राप्त करेगी दूसरों के प्रति, जो देयता है यानी फर्म को जो रिसीव होने वाले हैं उन चीजों को बोला जाता है प्राप्य। यानी उधार बिक्री से देय राशि का प्रतिनिधित्व करने वाले खाते, यानी जो आप बिक्री कर रहे हैं जिसकी राशि आपको बाद में प्राप्त होने वाले उन खातों को क्या बोला जाता है? प्राप्य बोला जाता है। और इन प्राप्यों का प्रबंध करना क्या कहलाएगा? रिसीवेबल्स मैनेजमेंट कहलाएगा। यानी लाभ और लागत में सामंजस्य स्थापित करना ही क्या कहलाता है? रिसीवेबल्स ऑफ मैनेजमेंट। कैसे? आपने सेल ज्यादा बढ़ाई, किस लिए ज्यादा बढ़ाई? लाभ के लिए। अब इससे लागत भी बढ़ेगी आपकी। लागत कैसे बढ़ेगी? आपने उधार माल बेचा, अब उसका प्रबंध करना पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे टाइम में वापस आएंगे। पहली लागत उसको वसूल करने की लागत, दूसरी बात आपने उधार माल बेचा तो आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हुआ नहीं हुआ बिजनेस के अंदर, तो उसकी कॉस्ट होगी। तो इस तरह से उसकी लागत आती है। अब उस लागत के सामने तुलनात्मक रूप से जो आपकी सेल्स बढ़ी उससे आपको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। यानी प्रॉफिट और कॉस्ट इन दोनों में सामंजस्य करना क्या कहलाता है? रिसीवेबल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है। हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं, हमारे इसके बेनिफिट क्या है, इसके उद्देश्य कह सकते हैं, तो वो लिखिए इसके रिसीवेबल्स के। पहला, विक्रय में वृद्धि। केवल आप क्या सेल्स करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं। प्रतियोगिता के युग में आपको मार्केट्स में जो कंडीशन चल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है सेल्स का, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो फर्स्ट ये आपकी सेल्स बढ़ाता है। सेकंड, जब आपकी सेल्स बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। आप सेल्स किस लिए कर रहे हैं? तो आपके लाभों में वृद्धि होती है, प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं और आप प्रतिस्पर्धा का ज्यादा बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं, उसको फेस कर पाते हैं। कंपटीशन आप बेहतर तरीके से सामना करते हैं, आपका बिजनेस ज्यादा बढ़िया स्टेबल होता है। तो ये इसके प्रॉफिट है। और इन चीजों के लिए इसको क्या किया जाता है? प्राप्यों का प्रबंधन किया जाता है। एक सिस्टम बनाते हैं ताकि प्रॉपर हमारे पास जो हमारी उधारी है उसका कलेक्शन होता है। अब इसकी लागतें क्या क्या है? ये छोटे से लाभ हो गए, तो इसके क्या लाभ तय किया गया? प्राप्यों का प्रबंध करते हैं तो फिर लागतों का हमें सामना करना पड़ता है। फर्स्ट आती है आपकी कैपिटल कॉस्ट, पूंजी लागतें। पूंजी लागतें यानी आप उधार माल बेचते हैं तो आपका पैसा ब्लॉक होता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। अगर आप नगद में सेल्स करते हैं तो वही पैसा आपको उसी टाइम प्राप्त हो जाता है। आप अपने बिजनेस में उसमें रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, प्रोडक्शन के लिए लगा सकते थे, स्टॉक करने के लिए लगा सकते थे। लेकिन जब आपने उधार में माल बेचा है तो उतना पैसा आपके पास नहीं बचता, यानी पूंजीगत लागतें आपके लिए आती है। दूसरा, प्रशासनिक लागतें। प्रशासनिक लागतें यानी जब ये सारा सिस्टम बनाना है आपको, उधार माल बेचा फिर उसको वापस प्राप्त करना है, इन सिस्टम को देखने के लिए उसकी कंडीशंस क्या रहेंगी आपकी, हमें उधार की नीति कितनी लेनी है, हमें किस टाइप की पॉलिसी रखनी है उधार में, कठोर नीति रखनी है, लचीली रखनी है या अनुकूलतम रखनी है, किस हिसाब से करना है, सब करने के लिए आपको कुछ प्रशासन प्रबंध करने पड़ते हैं, उसकी लागतें आती हैं। थर्ड वन इज वसूली संबंधी लागतें। आपने माल उधार बेचा, अब उसका कलेक्शन भी तो करना पड़ेगा अमाउंट, तो उसके लिए भी आप कुछ अपने प्रबंध करेंगे तो वसूली संबंधी लागतें आती हैं। तो ये तो है परिचय किसका? प्राप्यों के प्रबंध के बारे में। अब हमने सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ उधार बेचा, हमें कितना बेचना चाहिए, हमने कैसी नीति रखनी चाहिए? अब क्योंकि आप जब उधार में बेचते हैं तो नेचुरल सी बात है कि आपकी सेल्स में क्या होती है? वृद्धि होती है। और साथ ही साथ आपकी रिस्क भी बढ़ती है। रिस्क कैसे बढ़ती है? सपोज दैट आपने जो उधार माल बेचा उसमें कुछ पैसा डूब गया या कुछ उधार की प्राप्ति नहीं हुई, जैसा कि आपको दुकानों पर देखने को मिलता है, 5 नगद कल उधार। तो
आपकी सेल्स बढ़ती है, सेल्स के साथ आपके प्रॉफिट तो बढ़ते हैं, लेकिन वो तब बढ़ते हैं जब आपको उसका सारा कलेक्शन मिल जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो जब एक तरफ हम उधार नीति अपना के चलते हैं किसके संबंध में, प्राप्तियों के संबंध में, तो नेचुरल सी बात है आपके लाभ बढ़ते हैं, आपकी विक्रय या सेल्स आपकी बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ आपकी लागतें बढ़ जाती है। लागतें कैसे बढ़ेगी, कलेक्शन की, डेब्ट्स की। और दूसरी तरफ अगर आप कठोर नीति अपना के चलते हैं प्राप्तियों के संबंध में, तो आपकी सेल्स और आपके प्रॉफिट्स तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो क्यों न उदार और कठोर दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया जाए, यानी एक अनुकूलतम साख नीति बना दी जाए। किसके लिए, प्राप्तियों के प्रबंध के लिए और साख नीति के लिए। अब अनुकूलतम कैसे होगी, अनुकूलतम का मतलब ये है कि आप ना ज्यादा लचीला रहिए ना ज्यादा कठोर। अब एक डायग्राम के द्वारा इसको देखिए। इसमें हम देखेंगे कि लिक्विडिटी भी हमें मेंटेन करनी है। अगर आप उधार ज्यादा छोड़ते हैं तो आपके पास ऐसा सपोज दैट आपने उधार में ज्यादा किया तो उसका प्रॉफिट तो ये हुआ कि आपकी लाभ में वृद्धि होगी, लेकिन नुकसान ये हुआ कि आप उसकी जो लिक्विडिटी है, खुद का जो पैसा है वो आपके हाथ से निकल जाता है, रिस्क आपकी बढ़ जाती है। और कठोर के अंदर क्या होता है, लिक्विडिटी आपके पास अच्छी रहती है लेकिन आपकी सेल्स कम हो जाती है, आपकी प्रॉफिट कम हो जाते हैं। तो इन दोनों के रिलेशन में हम इसको अध्ययन करेंगे। ये हमने दो लाइनें इसकी है, इसमें एक पे लिखिए आप लिक्विडिटी और एक पे लिखिए प्रॉफिटेबिलिटी, तरलता और लाभ। ठीक, ये डायग्राम उसी की तरफ जो आ रहा है, इस पे लिखिए लिक्विडिटी, इस पे लिखिए प्रॉफिटेबिलिटी। यहां लिखिए आप इस बिंदु के सामने अनुकूलतम साख नीति। ठीक, जहां ये दोनों पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं इस पे लिखिए जो मिड पॉइंट है अनुकूलतम साख नीति। इस तरफ आप लिखिए टाइट पॉलिसी या कठोर नीति, और इधर लिखिए आप उदार साख नीति या लिबरल साख नीति या लूज जो आपकी पॉलिसी है लिख सकते हैं आप। यहां लिखिए आप कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। अब देखिए पहले वाले पॉइंट को लेकर चलते हैं। पहले देखते हैं उदार नीति। उदार नीति में क्या होता है, लिक्विडिटी आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी जैसे जैसे आप उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आपकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। कब, जब आप उदार साख नीति अपनाते हैं। ये क्वेश्चन किसका है, उदार साख नीति का। यहाँ लिक्विडिटी आपकी क्या होगी, कम, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब हम टाइट पॉलिसी की तरफ आते हैं, कठोर नीति की तरफ आते हैं, तो यहाँ आपके देखिए क्या है, प्रॉफिट आपके कम है, लिक्विडिटी क्या है आपके पास, सफिशिएंट है। हमें क्या बनाना होता है, इनका कॉम्बिनेशन। जिस बिंदु पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी लिक्विडिटी भी हमारे पास सफिशिएंट रहे और प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारे पास क्या रहे, सफिशिएंट रहे, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, अनुकूलतम साख नीति बोला जाता है। इसके ऊपर आपके कॉस्ट और बेनिफिट्स भी ठीक रहते हैं, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी बीच में भी आपका क्या रहता है, सामंजस्य रहता है। इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, ड्रा कीजिए। फर्स्ट लाइन लिक्विडिटी, ये ग्राफ जिसको काट रहा है प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये ऐसा क्या होता है, उदार साख नीति आपकी, सिर्फ एक उदार काम बात करें। उदार साख नीति में क्या होता है, आपकी सेल्स बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि आप उधार माल ज्यादा बेच रहे हैं। तो जैसे क्या होगा, जैसे आपकी सेल्स बढ़ेगी प्रॉफिट आपके बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप चूंकि उधार में माल बेच रहे हैं तो पैसा आपका क्या होगा, लिक्विडिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। कठोर टाइट पॉलिसी की बात करते हैं, क्या होता है आपका, पहले आप उधार साख नीति करते हैं, आपने टाइट कर दिया, यानी उधार बेचना कम कर दिया, आपकी सेल्स कम होगी, सेल्स कम होगी तो आपका प्रॉफिट क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब आपकी सेल्स कम होगी, लिक्विडिटी आपकी क्या होगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। जिस पॉइंट पे दोनों काटते हैं वो क्या होता है आपका ऑप्टिमम पॉइंट क्या जाता है, या अनुकूलतम साख नीति जिसको बोला जाता है। अब इसमें कई बार न्यूमेरिकल अप्रोच सवाल पूछ लिए जाते हैं। न्यूमेरिकल में कैसे सवाल आएंगे आपके, कि आपको सेल्स दे दी जाएगी, दो कंडीशन दी जाएंगे आपको, इसमें आपको सेल्स दे देंगे, ठीक है। कंपेरिजन करवाएंगे आपसे कि कौन सी साख नीति में उसको रहना चाहिए। पहले में आपको सेल्स दे देंगे, सेल्स के अमाउंट बताई जाएगी आपको,
उसके अंदर ये बताया जाएगा कि अगर पहले वाले क्रेडिट पॉलिसी का चलता है तो उसके सेल्स बढ़ के 2x हो जाते हैं, कुछ अमाउंट तक 10,000 से 30,000 होती है। लेकिन जब आप उधार साल में किस्त आते हैं, साथ में आपको बता दी जाएगी कि इसमें 10% से आपके क्या चांसेस है, जो कलेक्शन होगा उसमें डूबने के चांस है, 5% इसकी कलेक्शन कॉस्ट आएगी। स्टार्टिंग में आप एक्स मार्क बेच रहे थे, इस नीति को अपनाने के बाद में आपकी सेल्स कितनी होगी, दुगनी होगी। लेकिन दुगनी होने के साथ साथ क्या है, 10% आपके डेट्स हो जाएंगे जो आपको प्राप्त नहीं होगा, 5% आपकी वसूली की कॉस्ट आएगी। तो अब जब आप सेल्स कर रहे हैं, सेल्स को आपको 2 रुपये दे रहे हैं, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये अमाउंट आ गई आपके पास, पहले आपके पास ये अमाउंट थी और ये आपका लॉस हो गया, ये लॉस आप इसमें से लेस कर देंगे, तो ये आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। इस तरह दूसरे के आपसे तुलना करवाएंगे कि पहले एक्स इतनी सेल्स की मान वाई, फिर हो गई आपकी 3y, लेकिन इसमें सेल्स तो बढ़ रही है। इस नीति को अपनाने के बाद में जो डेट्स है वो 20% से हो गए और कलेक्शन कॉस्ट है वो 25% हो रही है। तो आप बताइए कि कौन सी नीति को वो अपनाएं। तो हमें क्या करना था, पहले जो सेल्स दे रखिए, बाद में जो सेल्स हो जाती है उसका डिफरेंस निकालिए, ये हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट के सामने हमें ये इतना परसेंट का लॉस हो रहा है, तो जो सेल्स का परसेंटेज आपको दे रखा है उसको निकाल के जो अमाउंट्स आएगी आप उसमें से लेस कर दीजिए। अब इस फिगर को और इस फिगर की तुलना कर लीजिए, जिस फिगर में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है बोल दीजिए कि नहीं पहली नीति इसके लिए सही है या फिर दूसरी सही है। जिसमें अमाउंट आपको मैक्सिमम मिल रही है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, जिसमें मिनिमम मिल रही है उसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो इस हिसाब से आपको छोटे न्यूमेरिकल सवाल में पूछ लिया जाएगा। आपको सेल्स दे रखी होगी, फिर आपको बताएंगे कि नई सात नीति अपनाने से फर्म की सेल्स में इतनी वृद्धि हो जाती है, साथ ही साथ उसकी कॉस्ट में इतनी वृद्धि हो जाती है या डेब्ट्स बढ़ जाते हैं, तो आपको उसको लेस करना है, रिमेनिंग अमाउंट्स आपको निकालनी है, दूसरे साथ नीति से उसकी तुलना करनी है, जिसमें अमाउंट आपको ज़्यादा प्राप्त हुई उसको एक्सेप्ट करना है और दूसरे वाले को रिजेक्ट करना है। तो ये था आपका प्राप्तियों का प्रबंध, और ये डिपेंड किस पे करता है, फर्म की संग्रहण नीति कैसे है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। वो उदार है, टाइट है या फिर लूज है या ऑप्टिमम है, अनुकूलतम है। इस तरीके से इसका क्या किया जाता है, प्राप्तियों का प्रबंध किया जाता है। थैंक यू।